रोज जुमा शाम 7:30 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ DD उर्दू। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आप देख रहे हैं DD उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हम, जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा हम आपको सेहत के लिए बेदार करते रहते हैं और आपको बहुत सी ऐसी आगाही वाली बातें बताते हैं जो हमेशा आपकी सेहत को अच्छा बनाती है। हमारी सेहत खुदा की वो नियामत है, अगर हम इस पर ज़रा सा भी लापरवाह हो जाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कभी हमें किडनी की प्रॉब्लम महसूस होती है, कभी हमें लीवर की परेशानी महसूस होती है, या फिर दूसरी तरह की परेशानियां हमें घेर लेती हैं। देखिए, हमारे जो प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, हमारा मकसद, आपको सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सेहतमंद रहें, आपकी अच्छी ज़िंदगी रहे और आप वो बातें समझें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिगर की बात करते हैं। जिगर इंसान के जिस्म का वो तोहफा है, खुदा की वो नियामत है। क्या आप जानते हैं कि ये नियामत तो है, इस साथ में हमारा खामोश सिपाही भी है हमारी सेहत का। ये बहुत खामोशी से हमारी सेहत का बहुत ख्याल रखता है, हमें तवानाई देता है, हमारे खून को साफ करता है और हमें सेहतमंद जिस्म बख्शता है। इस चीज़ को समझना चाहिए। और ये जो हम जिगर पर जुल्म करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं या आलूदा पानी का इस्तेमाल करते हैं या वो सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि माहिरीन हमें जिनसे रोकता है, यानी कि ख़राब तर्ज ज़िंदगी, वर्जिश का ना होना या वो सारे काम करना जो पूरी तरह से मजमूई सेहत पर असर तो डालता ही है, ख़ास तौर से लीवर पर भी डालता है, यानी कि ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल। और एक बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो उन वालिदैन के लिए है जो वालिदैन इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, या फिर आपके आसपास वो लोग जो बच्चों के वालिद हैं, वालिदा हैं, आप उनको ये मैसेज भी दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों की लीवर केयर को लेकर। हम समझते हैं कि लीवर की परेशानी सिर्फ बड़ों को होती है, बच्चों को नहीं हो सकती है। इसे समझना चाहिए, बच्चों को लीवर की बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे आज का हमारा जो टॉपिक है लीवर केयर पर है, बच्चों के लीवर केयर पर है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस प्रोग्राम को पूरा देखिए, गौर से देखिए और समझिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, आपकी सेहत के लिए बेहतर है और ख़ास तौर पर लीवर के लिए अच्छी है। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस बेहद ख़ास रिपोर्ट के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप भी हमारे माहिरीन से कोई बात करना चाहते हैं या किसी भी तरह का कुछ सजेशन लेना चाहते हैं, जो टोल फ्री नंबर हमारे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस पर आप डायरेक्ट फ़ोन कीजिए और माहिरीन से राब्ता कीजिए हेलो डॉक्टर प्रोग्राम के ज़रिए। तो शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की इस बेहद ख़ास रिपोर्ट के साथ। मुलाज़ा फरमाइए। जिगर इंसानी जिस्म का एक निहायत अहम उज़्व है जो खून को साफ करता है, तवानाई फराहम करता है और जिस्म को बीमारियों से बचाता है। अगर जिगर कमजोर हो जाए तो बच्चा बार बार बीमार पड़ सकता है, थकन महसूस करता है और पढ़ाई या खेलों में पीछे रह सकता है। इसीलिए बच्चों के जिगर की हिफाजत पर खास तवज्जो देना जरूरी है। बच्चों को हमेशा साफ और मुतवाज़िन खुराक दें। तेल में तली हुई, बाजारी और पैकेट वाली चीजें जिगर पर बोझ डालती हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। दूध, दही, दालें, सब्जियां और ताज़ा फल जिगर के लिए फायदेमंद है। पानी हमेशा साफ और उबला हुआ पीना चाहिए ताकि हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचा जा सके। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को किसी भी दवाई या एंटीबायोटिक बगैर डॉक्टर के मशवरे के ना दें, क्योंकि ज्यादा दवाएं जिगर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही बच्चों को खेल कूद और जिस्मानी सरगर्मियों की आदत डालें
ताकि उनका निजाम हाजमा और जिगर दोनों मजबूत रहे। याद रखें, सेहतमंद जिगर ही सेहतमंद जिस्म की जमानत है। अगर बचपन में जिगर की अच्छी तरह देखभाल की जाए तो बच्चा लंबे अरसे तक तंदुरुस्त और फ़ुआल रहता है। निज़ाम हाज़मे को बेहतर बनाना है, अपनी पूरी मजमूई सेहत का मतलब बच्चे के बारे में बात हो रही है, बच्चों की सेहत के बारे में बात हो रही है, उसे बेहतर रखना है। और क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। एक सेहतमंद ग़िज़ा लेनी है और अपनी जिस्म में जो सरगर्मियां हैं उनको बेहतर रखना है, वर्जिश रखनी है और फास्ट फूड वगैरह से बचना है। बस यही तो करना है। सेहत बेहतर रहेगी, पूरी सेहत बेहतर रहेगी और लीवर भी सेहतमंद रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस खास प्रोग्राम की जो आज लीवर केयर पर है बच्चों की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं तारुफ करा देता हूं आपका अपने माहिरीन से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवीन कुमार, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, HOD हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स, कलावती सरीन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, जो कि प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स, लोकनायक हॉस्पिटल, दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमेश शुक्ला, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं, पेडियाट्रिक्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, PGICH नोएडा। तीनों एक्सपर्ट्स का, माहिरीन का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में शिरकत के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत डॉक्टर परवीन आपसे करूंगा। आप जानते हैं कि आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है ये बच्चों को लेकर है, बच्चों के लीवर को लेकर है। पहला ये सवाल मेरा जो आपसे है वो ये है कि क्या लीवर की जो परेशानी है बड़ों में ही होती है या बच्चों में भी होती है, और बच्चों में होती है तो किस तरह की होती है और क्यों होती है? नमस्कार। जैसा आपने पूछा कि लीवर की जो परेशानी है क्या बच्चों में होती है, हाँ, ये बच्चों में भी होती है और हर उम्र के बच्चों में होती है, नवजात शिशुओं से लेके और जो हमारे एडोलेसेंट के बच्चे हैं, इन सभी एज ग्रुप में लीवर की समस्याएं हो सकती है। कई तरह की समस्याएं हैं जो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है और जिसको हम जॉन्डिस या पीलिया के नाम से जानते हैं। तो ये पीलिया या जॉन्डिस एक सिम्टम है जो कई कारणों से हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हम कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं, जैसे हेपेटाइटिस A है, हेपेटाइटिस B है, C है और हेपेटाइटिस E है जो कॉमनली देखी जाती है, इनके इन्फेक्शन से होता है। इनमें से कुछ जो हेपेटाइटिस A और E का इन्फेक्शन है वो अगर हमारा पीने का पानी या खाने की स्वच्छता नहीं हो तो उसके कारण A और E का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से इन बच्चों में पीलिया होती है, उनके खाने भूख की कमी होती है, इन बच्चों में उल्टियाँ आती हैं, उनका बुखार हो सकता है जब जॉन्डिस हो रहा है उससे पहले। तो ये समस्याएं होती है। जो हेपेटाइटिस B और C का संक्रमण है वो ज़्यादातर अगर माताओं में इन्फेक्शन है तो बच्चों को आ सकता है, या अगर दूषित खून है अगर चढ़ाया जाए जहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं हुई है, या अगर इंजेक्शंस उनको जो दी जा रही है उनमें अगर उनमें संक्रमण हो तो उससे ये बीमारी बच्चों तक पहुँच सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यही बीमारी देखी जाती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं कुछ अन्य तरह की समस्याएं भी होती है जो लगातार होने वाले। तो कई बार ये बच्चे खून की उल्टी लेके प्रेजेंट कर सकते हैं अगर उनकी बीमारी काफ़ी आगे बढ़ गई, या उनके पेट का फूलना शुरू हो जाता है, पेट में पानी भरना शुरू हो सकता है। तो कई तरह की समस्याएं लीवर की परेशानी से हो सकती है। तो हर एज ग्रुप में होता है और कई तरह की समस्याएं लीवर की होती है। कई तरह की परेशानी हो सकती है लीवर की परेशानी इन्फेक्टेड स्ट्रीन से हो सकती है या माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकती है, या दूसरी जो चीज़ें यहाँ पर डॉक्टर परवीन ने बताई हैं उनकी इन वजूहात के चलते लीवर की परेशानी हो सकती है। डॉक्टर राघवेंद्र, ये लीवर की जो वजूहात हैं इस पर रोशनी डाली यहाँ पर डॉक्टर परवीन ने। अब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे नाजरीन को, माँ बाप को जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको बताएं कि लीवर की ये परेशानी जो है उसकी केयर क्या है, कैसे बचे कि लीवर की परेशानी हो ही नहीं। हाँ जी, सबसे पहले अगर हम शुरू करें, हम केयर की शुरुआत करते हैं नवजात शिशु पीरियड से। जब छोटा मुन्ना होता है
तो उस समय उसके टीकाकरण जो है, हमारे राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिनमें टीके लगाए जाते हैं, तो उनमें टीके लगाए जाए। वो खासकर उसमें जो जन्म का डोज होता है उसमें काला पीलिया, जैसे साधारण भाषा में कई बार हम लोग काला पीलिया बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी, उसका हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। प्लस उसके बाद फिर उस बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए 6 महीने तक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसे बोला जाता है। इससे क्या होगा कि जो पानी और जो ऊपर के खुराक से जो संक्रमण से या इन्फेक्शन से जो बच्चे को हेपेटाइटिस ए और ई ट्रांसमिशन का रिस्क होता है, वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में खत्म हो जाता है। उसके बाद एक गुड हेल्दी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिसे बोलते हैं, स्तनपान के अलावा जो घर में बच्चे को जो खुराक शुरू की जाती है 6 महीने के बाद, उसे एक स्वच्छ तरीके से उसको शुरू किया जाए, जिसमें खुराक के सारे पोषण के सारे तत्व जोड़े जाएं, जिनमें उसकी उम्र के हिसाब से उसमें सारे पोषण के तत्व हों और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, तो उससे भी संक्रमण कम हो जाएगा। जो टीकाकरण कार्यक्रम है, अब अगर हम भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम की बात करें तो उनमें जो अब जो नीडल्स हैं वो ऑटो डिस्पोजेबल नीडल्स हैं। तो इससे जो नीडल टू नीडल जो पहले होता था, रीयूजेबल नीडल्स होते थे, उनमें हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रांसमिशन का रिस्क होता था, वो उसका रिस्क अब कम हो गया है। हमारे जो मुसलमान श्रोतागण हैं उनके लिए, भाइयों के लिए खासकर ध्यान रखें कि जो हम जब बच्चों की मुसलमानी कराते हैं तो वो आप डॉक्टरों के यहाँ या सर्जन के यहाँ कराएं, ताकि जो उस तरह इस्तेमाल होता है जो वो होता है वो डिस्पोजेबल हो, हाइजीनिक हो, और उससे हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन का रिस्क कम हो। जब उसके बाद जब है तो हमारे जो टीकाकरण कार्यक्रम में भी देखेंगे, 6ठे हफ्ते, 10वें हफ्ते और 14वें हफ्ते पे जो हम टीका देते हैं, तो जो पेंटावेलेंट वैक्सीन जिसमें 5 प्रोटेक्शन के तत्व डाले गए हैं, उनमें ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी यानी कि काला पीलिया का टीका ऑलरेडी इंक्लूडेड है। प्राइवेट सेक्टर में भारत सरकार के कार्यक्रम में नहीं है, पर हेपेटाइटिस ए के ट्रांसमिशन के लिए भी प्राइवेट सेक्टर में हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है, परंतु ये वैक्सीन ज़्यादातर हमारे उनके लिए थोड़ा महंगा है, पर ये वैक्सीन हमारे बच्चे को आगे हेपेटाइटिस ए के ट्रांसमिशन से भी बचाव रखता है। तो ये हमारे हेपेटाइटिस ए और ई साफ सुथरे उससे हो गया। बी के लिए ऑलरेडी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव टीका है, और यदि अगर जच्चा को यानी कि माँ को जब गर्भावस्था में उनकी हेपेटाइटिस बी का स्टेटस पता लग जाता है, तो हम इमीडिएटली एट द डिलीवरी के बाद हम लोग हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन मदर बेबी को दे सकते हैं, और हेपेटाइटिस बी का जो टीका देते हैं उससे 95% से ज़्यादा में बच्चे में हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन है, मतलब जो माँ से बच्चे में आता है या जच्चा से जो बच्चे में आता है, उसकी रोकथाम की जा सकती है। आगे फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर कभी बच्चे को किसी भी ज़रूरत की वजह से अगर खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़े, तो वो स्क्रीन्ड ब्लड बैंक, जैसा कि प्रवीण कुमार सर ने पहले बताया कि उनमें हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का स्क्रीनिंग मैंडेटरी है हमारे सारे ब्लड बैंक उसमें। तो इन इन्फेक्शंस के लिए वो स्क्रीन्ड ब्लड इस्तेमाल किया जाए ट्रांसफ्यूजन के लिए, और इसलिए जो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक है उनसे ही ब्लड प्रोडक्ट्स या रक्त खून लिया जाए। तो ये मोटे मोटे हैं जो हमारे प्रिवेंशन के लिए। फिर हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमें खासकर ये भी देखना है कि जन्म के बाद बच्चे में अगर एबनॉर्मल पीलापन आ रहा है और टट्टी हल्के रंग का आ रहा है या पेशाब गाढ़े रंग का आ रहा है, तो इन बच्चों को जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास ले जाएं, उसके आगे के लीवर के बीमारी के रोकथाम या उसके बीमारी के डायग्नोसिस के बारे में। ये आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई है कि बच्चे जो कि न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा लीवर की परेशानी देखी जाती है। इस पर मैं बात आपसे राघवन जी करूँगा। यहाँ पर हम लीवर केयर की बात कर रहे हैं और आपने केयर को लेकर ही बहुत सारी बातें बताई हैं। इन चीज़ों को समझना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर राघवन ने बताया, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। जब ये गलतियाँ करते हैं तो उसका जो नतीजा आता है बहुत ख़राब आता है, और आगे चल कर आता है तो वो ऐसा ना हो, चाहे खून बदलने की बात हो या जो भी उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं उन पे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। नाजरीन, जैसे कि लीवर केयर पर हम बात कर रहे हैं, अब मेरी यह गुजारिश डॉक्टर उमेश से रहेगी कि वो बताएं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, अलामात हैं जो कि लीवर की परेशानी वाली बातों को उजागर करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं या वो जाहिर होती हैं कि बच्चे में लीवर की परेशानी चल रही है। डॉक्टर उमेश, आपने सही सवाल पूछा है। अगर हम
छोटे बच्चों की बात करें, जैसे हम न्यूबॉर्न बच्चों की बात करते हैं या इन्फेंट की बात करते हैं, जो बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं, जी। तो उनमें हमें ध्यान रखना है कि कहीं बच्चे का एक्चुअली मदर कंप्लेंट लेके आती है कि बच्चे का पेशाब बहुत ज्यादा पीला आ रहा है, जी। बच्चे की बच्चे लेटरिन, का, आंखें भी पीली हो रही आंखें है, पीली, बच्चे हाँ। की जो न्यूबॉर्न बेबी की बात हो रही है कि उसके जिस्म पे भी पीलापन जाहिर हो रहा है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक सिम्टम है, खतरनाक अलामत है, तो इसमें जरा सा इस पे भी रोशनी डालिए। बिल्कुल। तो जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें आंखों का पीलापन के अलावा हमें 2 चीजें और देखनी है, ध्यान रखना है कि उनका पेशाब का कलर कैसा है और उनके लेटरिन का कलर कैसा है। अगर आंखों का पीलापन के साथ में पेशाब भी पीली आ रही है तो हमें मान के चलना है कि बच्चे को लिवर की बीमारी हो सकती है और हमें बच्चे को डॉक्टर से कंसल्ट करना है। साथ में हमें यह भी देखना है कि बच्चे के लेटरिन का कलर कैसा आ रहा है। अगर लेटरिन का कलर हल्का आ रहा है, नॉर्मली बच्चे पीली या हरे कलर की लेटरिन करते हैं, बट अगर बच्चे की लेटरिन का कलर सफेद या लाइट कलर में आ रहा है तो हमें मान के चलना है कि बच्चे को लिवर की बीमारी हो सकती है और हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बड़े बच्चों में क्या होता है कि बड़े बच्चों में आंखें, जब भी लिवर की बीमारी होती है तो आंखों में पीलापन आता है, आंखें पीली दिखती हैं, पेशाब पीली आती है, तो हमें साथ में बच्चों में थकान, कमजोरी, भूख नहीं लगना, जी मचलाना, किसी काम में मन नहीं लगना, सुस्ती या चिड़चिड़ापन, ये सब लक्षण हमें बड़े बच्चों में दिखाई देते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आपने बताई हैं। आपने एक चीज़ यहाँ पर और बताई है कि बच्चे के अगर ये सारे अलामात आ रहे हैं, ये बहुत ही ख़ास चीज़ है। अब माँ बाप में ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं जो आपने बताई हैं, चाहे वो यूरिन की बात की हो या दूसरी जो चीज़ों पर रोशनी डाली हो वो हो, वहाँ पर उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? अगर बच्चा घर में है तो क्या हॉस्पिटल में एडमिट की ज़रूरत है? क्या घर ही में भी इलाज हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे योगेश? अगर न्यूबॉर्न पीरियड में बच्चे को पीलिया हो रहा है, साथ में पेशाब भी डार्क पीला आ रहा है और लेटरिन का कलर हल्का रंग का आ रहा है, तो इमीडिएटली तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना है। बच्चे को का घर में इलाज नहीं करना है, उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाना है और बच्चे को इलाज कराना है। ओके। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, जिस तरह से यहाँ डॉक्टर उमेश ने बताया है कि अगर ये अलामात आप महसूस कर रहे हैं, बच्चे में पूरी तरह से जाहिर हो रही है, तो उसका अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए, स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए। डॉक्टर प्रवीण, आपसे एक बात मैं यहाँ पर आपकी तरफ आऊँगा, आपसे सवाल करना चाहूँगा। ये जो अभी बात लीवर केयर की हो रही है, अब मैं जानना चाहता हूँ, ये कहा जाता है कि लीवर जो है पूरी जो बच्चे की कंप्लीट हेल्थ है, मजमूई हेल्थ है, उसकी सेहत है, उसका एक तरह से पूरी तरह से सेंट्रल है, केंद्र है, तो कैसे है ये आप बताइए ज़रा सा। तो जैसा आपने बताया है और हम सब लोगों को मालूम है कि जिगर को कितना हम इम्पोर्टेंट मानते हैं जी। वो जिगर को इसीलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है बिकॉज हमारी शरीर में जो जितनी भी मेटाबॉलिज्म है, जो हम खाते हैं, जो बाकी जो सारी मेटाबॉलिज्म है, उसमें लीवर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो चाहे जो हमारे खाने की जो लीवर से जो है बाइल निकलता है, वो हमें खाने में पचाने का काम करता है। जो बाइल है उसका और भी ज़्यादा कई तरह के जो विटामिन्स हैं उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ जो हमारी जो शरीर में जो अगर सपोज करिए कि हम एक बार खाना खा रहे हैं और वो मेंटेन होकर रहना है, तो ये जो सारी मेटाबॉलिज्म है शरीर की, जो सारी जो फंक्शंस हैं, उसको रेगुलेट करने में लीवर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हम कुछ जो हमारे हानिकारक जो शरीर से तत्व निकलते हैं उनको भी एक्सक्रीट करने के लिए लीवर का रोल है। तो लीवर जो है कई तरह की जो है हमारी जो इम्पोर्टेंट बॉडी फंक्शंस हैं उन सब चीज़ों के लिए लीवर का रोल है और लीवर उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल बनाता है। दूसरा जो हमारी शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है और कुछ चीज़ जो है जैसे प्रोटीन है उसकी जो सिंथेसिस है, जो बाकी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म है वो भी वहाँ से रेगुलेट होता है। तो लीवर की अगर डिजीज होती है तो कई बार प्रोटीन की कमी हो जाती है, शरीर का फूलना शुरू हो जाता है, पानी जो कई बार उनके पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, तो कई तरह की समस्याएं आना शुरू हो जाती है। तो लीवर जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इस चीज़ को समझना चाहिए कि लीवर का बहुत ही जी। मतलब केयर करने की ज़रूरत है, लीवर के बिल्कुल। बारे में समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ और देखी गई है डॉक्टर, यहाँ पर मैं राघवन साहब आपके पास आऊँगा कि हम लोग जायकों को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, हम खुद अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमें देख के बच्चे भी नहीं कर पाते हैं। अब बात हो रही है फास्ट फूड की, यहाँ पर मैं फास्ट फूड के बारे में बात करना चाहूँगा, जो पैकेट बंद जूसेस होते हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, या दूसरी तरह के वो फ्राइड खाने होते हैं जो हमारे घरों में चलते हैं। क्या ये बच्चों के लीवर पर असर डालते हैं, और अगर असर डालते हैं तो किस तरह से डालते हैं? डॉक्टर राघवन। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जो हम लोग जो फास्ट फूड बोलते हैं, इसको कई बार साधारण भाषा में जंक फूड बोला जाता है जी। बाहर, और इनमें खासकर देखा जाएगा तो इनमें कैलोरी यानी कि जो पोषण है, ताकत है, वो बहुत ही कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। और जो हमारा स्वाभाविक खाना होता है, जो नॉर्मल खाना होता है, उसमें वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, ये शुगर के फॉर्म में ज्यादा रहता है जो हमारा जो फास्ट फूड है। प्लस इनमें जो फैट होता है, जो ये शुगर की फॉर्म में होता है, बहुत अच्छी तरह से आप यहाँ बता रहे हैं। कॉल आ गई है, कॉल लेता हूँ, फिर आपसे बात जारी रहेगी। हेलो 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 जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू। जी, खैर मकदम आपका डॉक्टर गुड साहब। इवनिंग एवरीवन। जी, गुड इवनिंग सर। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब। जी, लिवर की सुन रहे हैं आपको डॉक्टर, आज का बताएं। टॉपिक है आपका। जनरली क्या है, जैसे जैसे इंसान बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं। उसकी वजह से बड़े आदमी में जो है, एक मैच्योर पर्सन में लिवर डिसऑर्डर होने की ज्यादा संभावना रहती है। बच्चे के लिवर केयर में ऐसी क्या बात है? क्या कुछ इनहेरिटेंस का भी हो सकता है, या कोई दूसरे भी ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो बच्चे के लिवर को इतना केयर करने की जरूरत पड़ती है? वो थोड़ा सा बताइए प्लीज। डॉक्टर परवीन। तो जैसा मैंने आपके सवाल से ये समझ आया कि आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों में क्या एडल्ट्स के बनिस्बत क्या अलग है। तो जो हमें जो अभी डॉक्टर राघवेंद्र ने भी चर्चा करी कि एक तो है कि हेपेटाइटिस बी का टीका जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा कि जो भी टीका या कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, तो उन्होंने जैसा बताया है कि वो सेफ होना चाहिए, जो आपका इंजेक्शंस भी सेफ होने चाहिए और आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो मिल रहा है वो भी सेफ होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हेपेटाइटिस ई और ई के बारे में हमने जो चर्चा करी कि जो हमें हाइजीन और वो जो वाटर है सप्लाई और जो हम फूड आइटम ले रहे हैं वो सेफ होना चाहिए। तो अगर हम बाहर से अगर कुछ वैसे फूड आइटम अगर खाते हैं और जिसमें पार्टिकुलरली जो स्ट्रीट फूड है उससे बच्चों को बचना चाहिए, बिकॉज उससे इन्फेक्शन होने का डर होता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है कि जो लाइफ स्टाइल वाली जो डिजीजेस बता रहे हैं वो धीरे धीरे हम बच्चों में और हमारे एडोलेसेंट में भी देखी जाती है कि जैसे जैसे हमारी जंक फूड की कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, तो जो एडल्ट्स में जो लीवर डिजीजेस, फैटी लीवर के नाम से जो जानते थे आप, धीरे धीरे वो बच्चों में भी दिखने लगी है, बिकॉज हमारे यहाँ ओवरवेट और ओबेसिटी की जो प्रिवेलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, फैटी लीवर जो है हम बच्चों और एडोलेसेंट में भी देखना शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम खाने पीने, अपने खाने पीने में बदलाव रखें। जो हमने बात करी कि जंक फूड ना खाएं, हम जो है अपने होम फूड आइटम्स को ज़्यादा खाएं, ताकि हमारी जो होमोस्टेसिस है, जो खाने की जो है वो सडन इंक्रीज नहीं हो, जिसके कारण ये फैटी लीवर जो है ज़्यादा देखी जाती है। तो ये कुछ ऐसे सलाह हैं जिसपे अगर हमारे श्रोतागण अगर ध्यान करें तो उससे जो है सहूलियत हो सकती है। धन्यवाद। ये जैसा कि बताया यहाँ पर हमारे डॉक्टर परवीन ने इन बातों को समझी, और ये बहुत ही कारगर बातें हैं, इन पर अमल करेंगे तो बच्चों की सेहत बहुत बेहतर रहेगी। ऐसी हम ख्वाहिशात भी हैं और ऐसी उम्मीद भी करते हैं। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, आप बात कर रहे थे शुगर इनटेक की बच्चों की, जो कि पैकेट की बात हो रही थी, जूस जिस बाहर से आते हैं बच्चे लेते हैं, तो वो किस तरह से बच्चों की सेहत को मुतासिर करते हैं, बुरे असरात डालते हैं, वो क्या थोड़ा सा बताएं। जी, नॉर्मल अगर आप ध्यान देंगे, हम अगर नॉर्मल खुराक लेते हैं तो उस खुराक में हमारे जो डाइजेस्टिव प्रोसेस या जिसे पाचन प्रक्रिया बोलते हैं हिंदी में, उसे हाजमे के जो जी। वो होता है उसमें समय लगता है, और वो धीरे धीरे करके शुगर फैट जो सारा वो है खाने में से रिलीज होता है। जब हम
ये जो ज्यादातर जो पैकेज्ड फूड है, जो फास्ट फूड जिन्हें बोला जाता है, इनमें क्या होता है कि ऑलरेडी रिफाइंड काफी ज्यादा शुगर उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो एक सडन एक चढ़ाव आता है बच्चे के मतलब ब्लड शुगर लेवल में, और ये चढ़ाव जब भी ब्लड शुगर लेवल सडन बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉडी का एक प्रक्रिया होती है कि उसको फैट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि चर्बी की जो मात्रा है बच्चे के शरीर में बढ़ेगी, और उस चर्बी का एक हिस्सा जो है वो बच्चे के जिगर पे भी जाएगा। इस प्रोसेस में, इसको थोड़ा मैं ज्यादा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, पर इसको फैटी लिवर भी बोला जाता है। खासकर और साथ में जंक फूड के साथ में अगर आप देखेंगे तो उसके साथ में कुछ ना कुछ पीने का पदार्थ भी जरूर होता है साथ में, या तो जूस का बॉटल रहेगा, या उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक रहेगा, या उसमें किसी प्रकार का वो रहेगा। इसे हम लोग अंग्रेजी में शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस भी बोलते हैं। और ये इनमें अगर मात्रा देखेंगे तो इनमें पोषण कम है और चीनी का घोल ज्यादा है। ये चाशनी है, एक प्रकार का थोड़ा पतला चाशनी है, और इसके कारण भी जो पूरे शरीर पर और बच्चे के लिवर पर जो चर्बी का जो डिपोजिशन होता है, जो चर्बी होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये अपने आप में एक डैमेज है। प्लस बच्चे के जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो भी बढ़े रहते हैं, तो बच्चे में हार्मोनल प्रॉब्लम भी इनमें ज्यादा रहती है। और ऐसा देखा गया, क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं, हम एक मोटापे के युग में आ रहे हैं। अगर आप आज किसी भी स्कूल में जाएंगे, किसी भी वर्ग के स्कूल में जाएंगे, आप देखेंगे कि अब जो बच्चे हैं क्लास में, उनमें अब थोड़ा थुलथुलापन या थोड़ा सा मोटापा उनमें थोड़ा ज्यादा है। और इसी कारण ये क्या है कि ये भी देखा गया है कि इनमें फैटी लिवर की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गई। और अगर इसको हम लोग अगर एक जवान बच्चे में, अगर छोटे बच्चे में और जवान बच्चे में इस प्रक्रिया को नहीं रोकते हैं, तो आगे चलकर ये खुद लिवर को डैमेज करने में इतना कारगर रहता है कि इसमें लिवर फेल होने की संभावना रहती है। और आज पश्चिमी देशों में, क्योंकि ये जो फास्ट फूड है ये मुख्यतः उन्हीं के द्वारा लाया गया है हमारे देश में, तो अगर पश्चिमी देशों में भी देखेंगे तो उनमें बड़ों में भी अब लिवर फेलियर का ये कारण उभर के आ रहा है। तो इसलिए हमें खासकर अपने खुराक और उस पर ध्यान रखना है। ये फास्ट फूड, जंक फूड के लिए वो है। और हम एज ए डॉक्टर भी हम लोग देखते हैं कि हमारी भी ओपीडी में, मैं एक गवर्नमेंट ओपीडी में बैठता हूँ, हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं, चिप्स का पैकेट हाथ में होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, जूस का पैकेट हाथ में होता है, वो केवल मिश्री का घोल या चीनी का घोल होता है, उसमें थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर होता है, और बच्चे उसके लिए वो कर रहे होते हैं। और उनको जब हम पोषक खाना खिलाने के लिए बोलते हैं तो बेचारी माएँ भी, उनकी वालिदा भी परेशान होती हैं, और उनके दादा दादी, नाना नानी सब परेशान होते हैं। ये सेहतमंद ग़िज़ा की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट इन्होंने बताया है डॉक्टर राघवन ने। उमेश जी, मैं आपसे पूछता हूँ, और ये कह रहे हैं कि जब बच्चे आज स्कूल जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, चिप्स लेकर जाते हैं, जूसेस लेकर जाते हैं, एक हेल्दी डाइट बच्चे के स्कूल जाते वक्त क्या होनी चाहिए जो लीवर पर बुरा असर ना डाले? बिल्कुल, तो जैसे डॉक्टर राघवन ने बताया है कि हमें डाइट में जितना भी पॉसिबल हो हाई कैलोरी या जंक फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। अब बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे की डाइट में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स हों। एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। एक्सप्लेन कर दें जैसे मैं बता, हाँ, बिल्कुल। तो जैसे अब बच्चा सुबह जाता है तो बच्चे के सुबह के नाश्ते में आप कोशिश करिए कि बच्चे को दालें वगैरह दें। हाँ बिल्कुल, अंकुरित दालें दे सकते हैं। बच्चे के लिए उसमें फ्रूट शामिल कर सकते हैं, सलाद रख सकते हैं, एंड चाहो तो जैसे अब चीला है या फिर वो सारी चीजें जो उनको हेल्थ पर अच्छा असर डाले। डॉक्टर परवीन भी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर परवीन, आप बताइए किस तरह की डाइट शामिल कर सकते हैं? डाइट की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये जरूरी है कि हमारे डाइट में विविधता होनी चाहिए। विविधता से हमारा क्या मतलब है कि जो हम खाना खाते हैं तो एक तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा हमारे खाने में होती है वो सीरियल्स होता है। ये हमारे लिए समझने की ज़रूरत है कि सीरियल से प्राइमरीली क्या है, हमें एनर्जी मिलती है, बट साथ साथ हमारे शरीर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और बाकी जो मिनरल्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, इसके रिक्वायरमेंट के लिए अन्य तरह की फूड ग्रुप्स की जरूरत होती है। फूड ग्रुप्स का मतलब है कि दाल है, उससे आपको प्रोटीन की मात्रा मिलती है, वो शरीर के विकास के लिए जरूरत होती है। फ्रूट्स हमें खाने की जरूरत होती है, हरी साग सब्जियां खाने की जरूरत है, क्योंकि उससे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो जो हम खुराक खाते हैं, हमारे खाने में जो एक थाली है उसमें लगभग आधा जो मात्रा है वो आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इससे जो है भरा होना चाहिए, और एक चौथाई जो है आपकी प्रोटीन रिच वाली। प्रोटीन रिच का मतलब है कि दूध है, दही है, या नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम खाने वाले लोग हैं वो यूज कर सकते हैं।
और साथ साथ 1/4 जो है हम लोग सीरियल की बात करते जी। हैं। तो हमारे खाने में अगर विविधता हो तो उससे जो है जो भी शरीर की आवश्यकताएं हैं वो सारी चीज आप पूरा कर सकते हैं, और फिर शरीर का विकास, मानसिक विकास और सबके लिए ये जरूरी होता है, और पूर्ण विकास की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत ही बेहतर डाइट है ये डाइट। बच्चों की जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनकी इस डाइट में शामिल करना चाहिए। वो बात और है कि बच्चे नहीं खाते हैं, आपको उन्हें खिलाना भी है, उन्हें समझाना भी है और बहलाना भी है कि और बताना ये है कि यही डाइट, यही सेहतमंद ग़िज़ा उनके लिए ज़िंदगी भर कारगर साबित होगी। एक सेहतमंद ग़िज़ा है ये। एक चीज़ और यहाँ पर सामने आती है जब बच्चों की सेहत की बात हो रही है, ख़ासतौर से लीवर की बात हो रही है, जो जिस्मानी सरगर्मियाँ हैं, यानी कि वर्जिश जो है, वर्जिश है या फिर जो भी खेलना कूदना है, कहीं जाना है आना है, बच्चे घर में ना रहें, तो वो भी क्या बच्चों के लीवर पर असर डालता है? उसके बारे में क्या डॉक्टर परवीन आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल। तो खाने के बदलाव के साथ साथ बच्चों का खेल कूद, और खेल कूद का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई मोबाइल का गेम हमने दे दिया, जो ज़्यादातर आजकल खेलने के लिए हैं, कि कई बार ये देखी जाती है कि जो घर के लोग हैं बच्चे को इंगेज रखने के लिए उसको मोबाइल का गेम पकड़ा देते हैं। खेलने का ये मतलब है कि बच्चे को बाहर जाके ऐसे खेल में व्यस्त रहना है जिनमें उनकी कुछ एक्सरसाइज हो और उनकी बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज हो। और अगर हम एक्टिविटी की बात करें, और जो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि मोटापा या जो हम देख रहे हैं कि ओवरवेट, ओबेसिटी जो है हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रही है, तो एक जंक फूड या खाने के बदलाव के साथ साथ ये भी है कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है। जैसा हमें पता है कि घरों में हमारी सुविधाएं बढ़ रही है, हर चीज़ जो है हमारे पास घरों में है, तो लोग जो पहले जिस तरह से पैदल जाते थे, फिजिकल एक्टिविटी होती थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है और वो बच्चों में भी देखी जाती है। और तो इसलिए ये जरूरी है कि हर दिन बच्चे को लगभग 1 घंटे तक वैसे फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए जहाँ पे उनको दौड़ना, भागना, साइकिलिंग, फुटबॉल, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी जो है जरूरी है, ताकि जो भी हम पोषण ले रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और वो कंज्यूम भी हो। जब ये इम्बैलेंस होता है, जितना हम खा रहे हैं वो पूरा यूज नहीं हो रहा है, तो वो हमारे शरीर में जाके धीरे धीरे जमा होता है और वो जिगर में भी जमा होता है, जो फैटी लीवर के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इससे बचाने के लिए खाने में बदलाव के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करना भी उतना ही जरूरी है। और ये हर परिवार के सदस्यों को ये समझने की जरूरत है कि फिजिकल एक्टिविटी का मतलब घर में बच्चे को खेलने के लिए नहीं देना है, बल्कि उनको बाहर में खेल में शामिल करना है। वहाँ पे उसके जो है कई फायदे हैं। एक तो है बच्चों का सामाजिक विकास होता है, बिकॉज वो दूसरे बच्चों के साथ आपस में कैसे तालमेल करना है, कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल करना है, और उनका विकास, मानसिक विकास भी बेहतर होता है, और साथ साथ जो वो खाना खा रहे हैं वो भी बेहतर होता है। इसे समझना चाहिए और बहुत ही इसको अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। देखिए, वैक्सीनेशन की बात होती है, अक्सर हम देखते हैं कि टेलीविजन पर इश्तिहारात इस तरह के होते हैं कि कहा जाता है जो बच्चे की वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ लीवर की बात हो रही है तो मैं डॉक्टर राघवन के पास जाऊँगा। डॉक्टर राघवन, थोड़ा सा ये बताइए, जो वैक्सीनेशन है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की लीवर के लिए, या पूरी मतलब जिस्मानी जैसे कंप्लीट हेल्थ के लिए कैसे उसको लाना चाहिए? जी, हमारे सारे भाइयों बहनों के लिए तो हमारे पास जो आज अगर हम बात करें तो भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम में काला पीलिया या हेपेटाइटिस बी, जिससे साधारण भाषा में काला पीलिया हम लोग कई बार बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी के लिए ऑलरेडी बहुत ही कारगर वैक्सीन उपलब्ध है। और ये हमारे जन्म के पहले मैंने बताया था, जन्म पे लगाया जाता है और फिर 3 डोज 6ठे हफ्ते, 10वें हफ्ते और 14वें हफ्ते पर भी दिया जाता है। तो ये हमारे इन बच्चों को लगभग पूर्णतः कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन के लिए, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन रहता है। ऐसा देखा गया कि जिन देशों में पहले हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा होता था और वहाँ पे जब हेपेटाइटिस बी का टीका इंक्लूड किया गया तो वहाँ पे उन सारे समाज में, उन सारे देशों में हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन रेट है, यानी कि जो इन्फेक्शन की क्षमता है, बहुत कम हो गई और उनमें ये बीमारी लगभग अब बहुत ही लगभग ना के बराबर रह गई है। दूसरा जो हम लोग देखते हैं, जो साधारण जो गंदे खाने पीने या मतलब जिसे कहते हैं कंटेमिनेटेड वाटर या पानी से जो फैलता है, जैसे हेपेटाइटिस ए और ई, तो उसमें हेपेटाइटिस ए के लिए बाजार में बहुत अच्छे सेफ वैक्सीन्स अवेलेबल हैं।
भारत सरकार के कार्यक्रम में ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, पर प्राइवेट मार्केट में ये वैक्सीन आराम से उपलब्ध है। तो जो लोग एडिशनल प्रोटेक्शन चाहते हैं वो इस वैक्सीन का प्रयोग कर सकते हैं अपने बच्चे पर। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन होता है। हेपेटाइटिस सी और ई के लिए हमारे पास अभी कोई कारगर वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। तो जो वैक्सीन हमारे हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है, अवेलेबल है, उनको लगाना चाहिए, उसकी अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही काफ़ी हद तक बच्चों की सेहत को अच्छा रखा जा सकता है, उन्हें सेहत में रखा जा सकता है। एक सवाल यहाँ पर आता है, मैं डॉक्टर उमेश की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर उमेश, एक ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो बच्चे पैदा होते हैं, जैसे कि पहले भी जिक्र किया था, उनमें पीलिया जाहिर हो जाता है, उसका इलाज चलता है। तो एक तो ये कि वो इलाज कितने दिन का है, क्या कितना ख़तरनाक है। दूसरा ये, जिस बच्चे को हेपेटाइटिस ए या पीलिया डायग्नोज हो चुका है, उसका इलाज चल चुका है, अब वो हॉस्पिटल से घर आ चुका है, तो उसमें किस तरह की केयर की ज़रूरत है और कितने दिन की केयर की ज़रूरत है? आपने पहले दो सवाल पूछे। जी तो मैं पहले वक्त की कमी है, इसलिए मैंने दो सवाल आपसे। अगर जैसे आपने पूछा है कि किसी को हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हुआ है और वो रिकवर हो चुका है और घर आ चुका है। जी, रिकवरी तो नहीं हो चुका, रिकवरी की तरफ है, रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। जी, तो ठीक है। तो एक जैसे ही वो घर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली जब जो हेपेटाइटिस ए की वजह से पीलिया होता है वो 3 से 4 सप्ताह लेता है ठीक होने में। ओके। तो एक बार जैसे ही पीलिया धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, 3 से 4 सप्ताह में पीलिया खत्म हो जाता है। जी। दूसरा ये है कि कैसे जाने की पीलिया खत्म हो चुका है? बिल्कुल। तो जब भी पीलिया, जैसे हम इसके लिए पहले हम ये जानेंगे कि जब भी पीलिया होता है तो लक्षण क्या होते हैं। उस टाइम पे बच्चे को जब भी पीलिया शुरू होता है, बच्चे को हल्का सा बुखार आता है, भूख नहीं लगना, थकान, सुस्ती, पेट में दर्द, जी मचलना और बाद में उल्टी होना और बाद में फिर पीलिया दिखाई देता है। जब रिकवरी स्टार्ट होती है तब ये सारे लक्षण धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। बच्चे की भूख खुलने लगती है, उल्टी बंद हो जाती है, जी मिचलाना बंद हो जाता है, बच्चा अच्छा महसूस करता है। उसके बाद धीरे धीरे पहले पेशाब का पीलापन कम होता है, उसके बाद धीरे धीरे आंखों का पीलापन भी कम होना शुरू हो जाता है। तो हम जब भी बच्चा घर आता है तो हमें यही देखना है कि बच्चे का पेशाब का पीलापन गया कि नहीं गया है, बच्चों का आंख का पीलिया कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। साथ में हमें बच्चे का जब घर आने के बाद में उसकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखना है, उसको बैलेंस डाइट देना है। एंड और ये सारी चीजें करनी है। और आपने बताया था शुरू में भी कि वो टेस्ट वगैरह पे भी जरा ध्यान देना है। हाँ, बिल्कुल कराते रहें। मैं टेस्ट की तरफ जानबूझ के नहीं गया था। टेस्ट भी है, जैसे जब बच्चों को पीलिया होता है तो हम एक टेस्ट करा के देखते हैं, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट जिसे कहते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चे को पीलिया है, कितना ज्यादा पीलिया है, लिवर को कितना डैमेज हुआ है, उससे घबराने की बात है कि नहीं। तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना है। और जैसे बच्चा जनरली हम लोग जैसे बच्चा रिकवरी पीरियड में होता है तो हम एक बार फिर से LFT या लिवर फंक्शन टेस्ट करा के देखते हैं कि लिवर फंक्शन में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सुधार हो रहा है तो हमें फिर से रिपीट टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। बच्चे को 3 से 4 सप्ताह आराम करने दें और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे भी कुछ डॉक्टर परवीन, कुछ आगे भी केयर की जरूरत है? जब एक बार जो जरूरी है हमारे लिए जानना कि हेपेटाइटिस ए और ई का जो इन्फेक्शन है वो एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया और ठीक हो गया तो आगे उसमें उसका प्रभाव नहीं होता है। ओके। तो उनमें जो है हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी की अगर किसी को इन्फेक्शन हो तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये जो है क्रोनिक लीवर डिजीज की तरफ भी इसका जो है आगे बढ़ सकता है। इसलिए जिनको भी हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन अगर डिटेक्ट होता है तो ये जरूरी है कि परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच की जाए कि उनमें इन्फेक्शन रूल आउट करना है, क्योंकि ज़्यादातर कहीं से ये इन्फेक्शन आया है। और दूसरा कि उनको देखना है कि वो उन बच्चों की हेपेटाइटिस बी और सी खत्म नहीं हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि अगर खत्म नहीं हुआ एक डेफिनेट पीरियड में, जो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि 6 मंथ के अंदर अगर हेपेटाइटिस बी से अगर वो पूरा शरीर से नहीं गया हो तो उनको कई बार हमें दवाई देने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए कहीं भी इसको हॉस्पिटल और डॉक्टर के देख रेख में होना चाहिए। तो ये जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन वाले बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा जरूर इम्पोर्टेंट है कि वो डॉक्टर की देख रेख में रहें। मतलब डॉक्टर की देख रेख में रहना है, तभी चीज़ें सही रहेंगी, सेटल रहेंगी और आगे भी सेहत बनी रहेगी। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया है। आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? और मेरी गुजारिश ये भी है आपसे कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो कहिए, साथ में अपना पैगाम मैसेज भी दीजिए प्रोग्राम देखने वालों को। सबसे पहला पैगाम तो ये है कि वैक्सीन अपने बच्चों को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन जरूर लगवाएं, जिससे कि आगे उनको चल के हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए का खतरा ना हो।
और दूसरा पैगाम मेरा ये है कि जिनको भी कई बार ये होता है कि हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन नहीं लग पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको बाद में वैक्सीन नहीं लगा सकते। हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन किसी भी उम्र में दिए जा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के 3 डोज लगती हैं, 0, 1 एंड 6 मंथ पर। तो आपने अपने बच्चों को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अगर नहीं लगा है तो जरूर लगवाएं। और दूसरा हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन जैसे अभी डॉक्टर राघवन ने बताया कि हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं है, बट बाहर अवेलेबल है, तो आप अपने बच्चों को हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन जरूर लगवाएं। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन की केवल सिंगल डोज लगती है और सस्ता भी होता है। अच्छा। तो हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन जरूर लगवाएं। तीसरा पैगाम मेरा यह है कि आप अपने बच्चों को बाहर का जो पैकेज फूड है या कोल्ड ड्रिंक्स है या जंक फूड्स हैं, उनको आप बंद तो नहीं कर सकते, बट जितना कम से कम कर देंगे उतना बच्चों के लिवर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जी, बहुत ही अच्छा पैगाम आपने यहाँ पर दिया। डॉक्टर राघवन, आप किस तरह से अपना पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि बस एक बात पे गौर देना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस ए और ई बच्चों में ज़्यादातर देखें तो खासकर छोटे बच्चों में अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जिनमें बीमारी और आगे बढ़ जाती है, लिवर पे फेलियर का ज़रूरत पड़ता है, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए जो देसी दवाइयाँ होती हैं, चूरने होती हैं, है ना, कुछ इस प्रकार के पैकेट्स मार्केट में उपलब्ध होते हैं, तो इन सब की ज़्यादातर केसेस में ज़रूरत नहीं होती है। और ये पता नहीं है कि इनमें और कौन सी दवाइयाँ मिली होती हैं। कई बार इनमें ऐसी भी दवाइयाँ मिली होती है जिन पे जिगर पर खराब असर पड़ता है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी बोलते हैं। तो कोई भी दवाई अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपनी डॉक्टरी सलाह से ही लें। आप लोकल जो घर जो होते हैं इस प्रकार के आप इलाज का प्रयोग ना करें, खुद पर प्रयोग ना करें, खुद का पे ही कोई एक्सपेरिमेंट ना करें आप, और अपने भी और बच्चों का भी ख्याल रखें। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जब भी बच्चे को हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन होता है, पीलिया होता है, तो माँ बाप सबसे पहले क्या करते हैं कि वो बच्चों को पीला खिलाना बंद कर देते हैं, बच्चों को गन्ने का जूस या और दूसरे तरह के जूस पिलाना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं सभी पेरेंट्स यही कहना चाहूंगा कि वो इन सब चीजों पर ना जाएं, बच्चों को नॉर्मल खाना दें। ठीक है, इसमें जैसे पेरेंट्स बच्चों को हल्दी देना बंद कर देते हैं, ये सब पपीता बंद कर देते हैं, पीली चीजें देना बंद कर देते हैं, ये सब नहीं करना है। पपीता वगैरह बिल्कुल दे सकते हैं। बच्चों को नॉर्मल घर का बना हुआ नॉर्मल खाना दें। और बच्चों को जैसे देते हैं, बच्चे को नारियल गन्ने का जूस या दूसरे जूस पिलाने लगते हैं, ये भी ना करें। बच्चों को फल खिलाएं आप सारे। एक चीज और आप बता दीजिए, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पर, कि जो टोटके करते हैं लोग अब बच्चों को पीलिया ठीक करने के लिए, इसके बारे में जरा सा बोलिए। जैसे डॉक्टर राघवन ने बताया कि हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन 95% बच्चों में सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब अपने आप ठीक हो जाता है, बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाता है। तो जब लोग टोटके कराने जाते हैं तो उनको लगता है कि बच्चे का पीलापन टोटके की वजह से ठीक नहीं हुआ। कहीं टोटके की वजह से नहीं, मैं बात रिस्क की कर रहा हूँ यहाँ पर। वो ठीक होना ना होना तो एक अलग चीज हो गई है कि बच्चा अगर मतलब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो बात की बात है। वो टोटके कर रहे हैं, वो मेडिकल की तरफ जा ही नहीं रही है। मैं वही आ रहा हूँ। तो क्या कितना है जरा ये बताइएगा। बिल्कुल मैं वही आ रहा हूँ। तो जो क्या होता है कि जब बच्चे को पीलिया झड़वाने जाते हैं, जिसका टोटका करवाने जाते हैं, तो उनको 95% बच्चों में पीलिया वक्त के साथ 2 से 3 सप्ताह में ठीक हो जाता है। तो पेरेंट्स को ये लगता है कि वो पीलिया टोटके की वजह से ठीक हुआ है, जबकि वो टोटके की वजह से ठीक नहीं हुआ है। वो पीलिया का कोर्स है जो अपने आप ठीक हो गया है। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि टोटके से पीलिया ठीक हो जाता है, बट इस पे टोटके की तरफ नहीं जाना है। कई बार बच्चों में पीलिया बिगड़ जाता है। बिल्कुल, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, बच्चे में पीलिया बिगड़ गया, तो एक जानलेवा बीमारी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और जो डॉक्टर कह रहे हैं वो करना चाहिए। डॉक्टर परवीन, आप किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे, और टोटके वाली बात आप भी ऐड कीजिएगा अपने पैगाम में। मैं 2 इम्पोर्टेंट जो मैसेज देना चाहता हूँ। एक तो पहला है कि नवजात शिशुओं में पीलिया जो है कॉमनली देखी जाती है, बट ये पीलिया जो है नॉर्मली 2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता है। अगर किसी भी नवजात शिशु में 2 हफ्ते से ज्यादा अगर पीलिया चल रहा हो तो उन्हें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। और साथ साथ जैसा डॉक्टर उमेश ने बताया है, अगर पेशाब का रंग ज्यादा पीला हो रहा हो, अगर कपड़े में भी पीला दाग लग रहा हो और टट्टी का हल्का रंग हो गया हो, तो उनको जरूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो जिगर की बीमारी से समझ आता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ये है कि किसी को भी अगर पीलिया हो और अगर बच्चे में सुस्त हो रहा हो, बच्चा अगर कोई नीले धब्बे पड़ रहे हो, कहीं से खून जा रहा हो, या सोने में बच्चे में इरिटेबिलिटी बढ़ रही हो, इन केसेस में आप टोटके के भरोसे नहीं रहें और उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएं, बिकॉज ये चीज इंडिकेट करता है कि उसमें उस बीमारी का जो हम 5% कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं उसके तरफ ये बच्चा जा रहा है, और उसे एक हॉस्पिटल में इलाज की जरूरत है। उसको कई बार जो है हमें काफी कुछ सपोर्टिव केयर की जरूरत होती है, तो ये जरूरी है हमारे लिए समझना।
ये बेहद ज़रूरी है, इसे समझना चाहिए। और तीनों माहिरीन ने आज बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लीवर केयर के बारे में बताया है। तीनों माहिरीन का बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। ये यहाँ पर आज जो लीवर केयर की बात हुई है बच्चों की, इसे हमें समझना चाहिए कि इंसान कोई भी हो, बड़ा हो, जैसे कि अभी तो फिलहाल छोटे बच्चों की बात हो रही है, लीवर बहुत ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसे समझना चाहिए। और जो चीज़ें माहिरीन ने बताई हैं उन पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी हमारे प्रोग्राम से मुतालिक कोई बात करना चाहते हैं, अपनी सजेशन देना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर हमारा ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रहा है, इस पर आप अपना मेल भेज सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं और अपने इल्म में बेहद इजाफा कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और हमेशा की तरह मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आदाब। ग़िज़ा के तौर पर छोटे बच्चों को ताज़ा फल, सब्जियां और दालें दें। साफ और उबाला हुआ पानी बच्चों को दिन भर पिलाएं। खाने से पहले और बाद में हाथ धोने की आदत डालें। बच्चों को हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। बच्चों को सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से दवाएं दें। बच्चों को धुएं, केमिकल्स और नुकसानदेह चीजों से बचाएं। वक्तन फवक्तन बच्चों का चेकअप करवाते रहें ताकि बीमारी वक्त पर पकड़ी जा सके। वो शायद